नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY SY TY बीकॉम, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, SY बीकॉम में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसकी हम लोग सुपर प्रिपरेशन का ये सेशन लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही क्विकली आपको पीओएम सब्जेक्ट के सभी यूनिट के सभी चैप्टर्स को बहुत ही क्विकली एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो गाइड करने वाले हैं। इसके सारे के सारे डिटेल सेशंस एंड डिटेल पैम्पलेट आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। ये हमारा सुपर एंड क्विक प्रिपरेशन सेशन है, तो इसके अंदर हम लोग आपको आंसर में क्या मेन चीजें लिखनी है वो गाइड करने वाले हैं, और कैसे आप एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर आंसर्स लिख सकते हो वो डिटेल जानकारी देंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें, जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम देके बहुत ही बढ़िया लेवल की बेस्ट प्रिपरेशन हम लोग करवाने वाले हैं। और इसी तरह के सारे चैप्टर सभी के सभी यूनिट्स के पीओएम सब्जेक्ट के भी और बाकी के सारे सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर, जिसकी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देखो दोस्तों, हमारा जो पीओएम का यूनिट नंबर 1 है उसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, हालांकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है इसका लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, जो कि साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी रखा हुआ है। और वो सभी के सभी क्वेश्चन जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं उसके डेफिनेशंस एंड पॉइंट का लिस्ट ये भी आपको सेपरेट पैम्पलेट में दिया हुआ है। ये अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो उसके अंदर के लिखने की चीज आपको आसान रहेगी, इसके लिए प्रोवाइड किया था। अब ये वाले सेशन और इस मटेरियल के अंदर उसके अंदर क्या मेन चीजें हैं जो कि आ जानी चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मीनिंग या डेफिनेशन लिखना चाहिए। तो यहां पर ये डेफिनेशन प्रीफरेबल है, जो चीज मैं यहां पर करवाऊं वो खास याद रखनी है, बाकी चीजें आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। तो जो कुन्स एंड ओडॉनल ने डेफिनेशन दी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्या? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वहीं पे जो लिविंगस्टन है उसने भी एक डेफिनेशन दी है, आप वो भी याद रख सकते हो, बट ये आपके लिए इजी एंड आसान रहेगी याद रखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, और मार्क्स भी मिलेंगे। लिविंगस्टन ने बोला है, अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले से डिसाइड किए हुए ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ बिजनेस यूनिट विथ यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। तो ये मेन चीज है, अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स विथ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। जबकि जॉर्ज आर टेरी, जिसका नाम आपने बहुत सुना है, उन्होंने मैनेजमेंट के लिए क्या डेफिनेशन दी है? तो मैनेजमेंट इज सच प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल 6M। कौन से 6M? मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड्स, मनी एंड मार्केट, इसको कवर करता है। एंड इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स विद द हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्लियर? पर मेन जो डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है वो ये कुन्स एंड ओडॉनल वाली। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो मैनेजर हैज टू प्ले डिफरेंट रोल फॉर दिस पर्पस। ही मस्ट पोजेस 3 टाइप्स ऑफ स्किल। देखो, मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, मतलब मैनेजमेंट के लिए 3 स्किल का होना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सी स्किल है? तो ये तीनों स्किल देख लो। पहली है टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल्स डील्स विद द थिंग्स। जबकि दूसरी है ह्यूमन रिलेशन स्किल विच डील्स विद द पीपल। अभी हम दोस्तों थर्ड नंबर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि साहस इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्टडी ऑप्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस एंड साहस एप्लीकेशन। जिन तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको मिलता है। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अपनी आने वाली स्टडी के लिए इसका बेनिफिट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंट रोल्स प्लेड। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको 7 या 8 मार्क में आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां पर जो डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय मैनेजर है उसमें मेन 3 कैटेगरी के रोल्स आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल्स दैट रिलेटेड टू मैनेजर्स कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप विथ अदर्स। मेन क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब लोगों के साथ के रिलेशन, जो कि क्या डिफाइन करता है? मैनेजर्स कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप विथ अदर्स। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी है। पहला है एज फिगर हेड, मतलब मैनेजर रोल प्ले करेगा एज फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब, फिगर हेड के अंदर आप क्या लिखोगे कि यहां पर मैनेजर काम क्या करता है? हु गाइड्स और इंस्पायर अदर्स बाय पॉजिटिव बिहेवियर एंड रिलेशनशिप।
मतलब मैनेजर जो है वो दूसरों को पॉजिटिविटी देगा कि देखो आप अच्छे से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि देखो आप ये सुपर रिवीजन देखो, आपकी उसके बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन होगी, आप जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वीडियोस देखे, आपको उससे एग्जाम में बहुत फायदा होगा। मतलब यहां पर आपको पॉजिटिव तरीके से गाइड करेंगे, तो इट इज अ रोल ऑफ फिगर हेड। देन लीडर, वेर मैनेजर मोटिवेट एंड एनकरेज एम्प्लॉइज बाय सेटिंग एग्जांपल ऑफ हिमसेल्फ। मतलब वो खुद का एग्जाम्पल देगा, मतलब देखो मैं कितना महान हूं, मैं कितना ग्रेट हूं, ऐसा नहीं, वो खुद मेहनत करेगा, वो खुद काम करेगा, तो दूसरों को ऐसा लगेगा कि यार देखो ये हमारा लीडर है, हमारा मैनेजर है, हमारा बॉस है एक तरह से, फिर भी वो इतनी मेहनत करता है तो हम तो उसके अंडर में आते हैं, तो यार हमको भी उसको देख के इंस्पायर होना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये देखो कि सास इंस्टीट्यूट के टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो यार टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें खुद अपने लिए भी मेहनत करनी चाहिए। ये क्या किया, आपको पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया, एनकरेज किया, जो कि वर्क होता है एज लीडर। एंड थर्ड वन इज लाइजन। लाइजन के तौर पे वो काम करता है मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन विथ आउटसाइडर्स। देखो ये मेन सेंटेंस हो, सिर्फ इतना ही लिखना है ऐसा नहीं है, ये मेन है, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। उसके अलावा सराउंडिंग इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, या फिर मतलब अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या हमारे डिटेल पैम्पलेट्स तो आपके पास है ही, उसमें से आप देख के लिख सकते हो। इस वक्त आप अपने पास अपने जो डिटेल पैम्पलेट है वो भी रखें, मेन ये नोट वाला पैम्पलेट आप रखते हो तो भी चलेगा, बट डिटेल वाले पैम्पलेट रखो ताकि आपको उसके सराउंडिंग क्या लिखना है वो भी पता चले। ये मेन चीज है जो कि आपके आंसर में होने चाहिए, मार्क्स इसके मिलेंगे। ऐसा ना हो कि 7-8 मार्क्स में बस आप इतना ही लिख के आओ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, दिस इज क्विक रिवीजन सुपर प्रिपरेशन सेशन, ठीक है। देन इंफॉर्मेशनल रोल, अब यहां पर वो क्या करेगा, तो यहां पर इंफॉर्मेशनल रोल में 3 चीजें आती है। यहां पर देखो, इंफॉर्मेशनल रोल नीड्स इंफॉर्मेशन टू सीक और मेक राइट डिसीजन। देखो मैनेजर को इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, तो यहां पर वर्क करेगा एज मॉनिटर हु लुक्स फॉर द इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो वर्क करेगा एज डिससेमिनेटर। डिससेमिनेटर मतलब जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वो अपने टीम मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय वेरियस पोजीशन, यानी कि वेरियस एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल। एंड स्पोक्समैन या मीडिएटर, मतलब दो लोगों के बीच में, दो एम्प्लॉय के बीच में वो एज अ नेगोशिएटर या एज मिडलमैन वर्क करेगा। तो ये 3 रोल प्ले करता है एज इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला मॉनिटर, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला डिससेमिनेटर, एंड दो लोगों के बीच में, दो एम्प्लॉय के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन मेंटेन करने वाला स्पोक्समैन या मीडिएटर। एंड देन थर्ड कैटेगरी जो है एम्प्लॉय के मैनेजर जो है वो मैनेजर के रोल की, दैट इज डिसीजनल रोल प्लेड बाय मैनेजर। तो यहां पर भी 4 रोल वो प्ले करता है डिसीजनल रोल के अंडर में। पहला है एंटरप्रेन्योर हु लुक्स फॉर न्यू आइडियाज एंड डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल एंड स्कैर्स रिसोर्सेज। देखो मेन चीज है पहले तो लुक्स फॉर न्यू आइडियाज एंड डिसीजन, एंड देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है और उसके लिए वो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हम बेहतरीन आउटकम निकाल सके। एंटरप्रेन्योर हमेशा ये करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में से, जैसे कि हम क्या कोशिश करते हैं कि आप लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड टाइम के अंदर एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये ढूंढने का काम ये हुआ एज एन एंटरप्रेन्योर रोल। देन डिस्ट्रीब्यूशन या सॉरी डिस्टर्बेंस हैंडलर, डिस्टर्बेंस मतलब प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है तो उसके लिए वो रोल प्ले करता है एज ट्रबल शूटर, मतलब ट्रबल को सूट करने वाला, मतलब प्रॉब्लम को खत्म करने वाला। जो कि इसके लिए वो क्या जरूरी है, एज ट्रबल शूटर ही शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब कोई भी तरह के डिस्टर्बेंस आता है, यार डिस्टर्बेंस आया चलो मैं पतली गली से कट लेता हूं, ऐसा नहीं, वो डिस्टर्बेंस को मैं हैंडल करूंगा, वो डिस्टर्बेंस को मैं सॉल्व करूंगा। देन रिसोर्सेज एलोकेटर, जहां पर वो क्या करेगा, डिवाइड द वर्क, जो कि बहुत सारे अलग अलग वर्क है वो अपने अलग अलग एम्प्लॉइज के बीच में डिवाइड करेगा। डेलीगेट द अथॉरिटी एंड एलोकेट द रिसोर्सेस इन प्रॉपर वे, जिससे कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किए जा सके। एंड फोर्थ है नेगोशिएटर रोल, टू नेगोशिएट विथ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो नेगोशिएशन करना होता है एंड आउटसाइडर थर्ड पार्टी के साथ जो नेगोशिएशन करना होता है उसके लिए वो वर्क करता है एज नेगोशिएटर। क्लियर? तो पहले तो आप लोग टाइटल बहुत अच्छे से याद रखना, तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन इतनी याद रखोगे तो भी आप पूरे आंसर को इलैबोरेट यानी कि एक्सप्लेन कर पाओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके भी आपको एग्जाम में आने के चांसेस 7 to 8 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा है, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय FW ट्रेलर।
फेडरिक विंसलर टेलर। ये FW टेलर ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए है वो, अब यहां पर देखो मैंने मेन चीज समझाई हुई है, आपको डिटेल में भी लिखना है, बट ये चीज मेन है जो कि आपके आंसर में होनी चाहिए, जिसमें पहला है साइंटिफिक मेथड, जो कि क्या कहता है FW टेलर के मैनेजर को क्या करना है, यूज साइंटिफिक मेथड, जैसे कि मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, वेज स्टडी मतलब वर्क स्टडी, ये सारी चीजों का यूज करें इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पुरानी जो टेक्निक्स है उसकी जगह पे अपने को साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। देन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, जहां पर क्या होगा, प्लानिंग शुड बी डन बाय एक्सपर्ट एंड फॉलोड बाय दी वर्कर्स। देखो प्लानिंग प्रॉपर करना है, ऐसे ही मन में आया और प्लान कर दिया ऐसा नहीं, जो एक्सपर्ट्स है वो प्लान करेंगे और उसका एम्प्लॉइज प्रॉपर फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं ये भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता है कि साहस इंस्टीट्यूट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या प्लानर करके देगा, तो ये एक्सपर्ट प्लानिंग करके देंगे, फिर बाद में जो एम्प्लॉइज है उसको प्रॉपर फॉलो अप इंप्लीमेंट भी करना होता है। तो ये भी FW टेलर ने कहा था कि प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए और उसका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से होना चाहिए। देन जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के लिए अलग अलग स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, जो कि यहां पर अपने को डिटेल में पढ़ना ही है, बट मेन चीज एक बार बता दूं कि टाइम स्टडी में क्या होता है, टाइम स्टडी कंसीडर प्रॉपर टाइम या एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। भाई ये काम खत्म करने में आपको कितना टाइम जाएगा, लाइक आपको ये चैप्टर करना है तो पूरा चैप्टर सभी सातों के साथ टॉपिक प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम जाना चाहिए, 25 to 30 मिनट्स। तो ये टाइम स्टडी हुआ रिवीजन के लिए। हाँ, मोशन स्टडी विच डील्स विद द मूवमेंट, मोशन स्टडी मतलब मूवमेंट स्टडी ऑफ मटेरियल एंड मैन। एंड फटीग स्टडी, फटीग स्टडी मतलब ये काम करके एम्प्लॉइज कितना बोर हो जाता है या उनको मजा आता है, ये चीजें कंसीडर करनी चाहिए। अगर बोर हो जाता है एम्प्लॉइज तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर 3 मेथड की बात की है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी का इस्तेमाल करना चाहिए जॉब को एनालाइज करने के लिए। देन स्टैंडर्डाइजेशन, जहां पर क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब ये काम खत्म करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, ये काम खत्म करने में आपको कितना रिसोर्सेस लगेगा, स्टैंडर्ड है कि देखो ये टॉपिक या ये यूनिट या ये चैप्टर आपका 30 मिनट के अंदर प्रिपेयर हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम है। फिर हो सकता है कि कोई शायद ज्यादा टाइम ले, कोई कम टाइम ले, बट स्टैंडर्ड से आपको पता चलेगा भी आधे घंटे में जो चीज ये चैप्टर हो जाना चाहिए उसके लिए आप 2 घंटे निकाल रहे हो, मतलब आप सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे भाई। तो ये स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज को ऐसे उठा लिया ऐसा नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, वर्कर शुड बी सिलेक्टेड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, मतलब साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रॉपर सिलेक्शन होगा, राइट प्लेस के लिए, राइट काम के लिए राइट पर्सन को अपॉइंट करना, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक सिलेक्शन, वो करना है। और उसके बाद भी उनको ट्रेनिंग देनी है टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। देन फाइनेंशियल मोटिवेशन, यानी कि जो स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉइज है उनको ज्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलना चाहिए ताकि वो एनकरेज हो कि भी देखो हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है, और जिनको कम मिल रहा है वो भी एनकरेज होंगे कि भी देखो वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा पैसे मिले, तो हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमको भी ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहां पर फाइनेंशियल मोटिवेशन देना है, मतलब अच्छे परफॉर्मेंस को अच्छा रिवॉर्ड देना है। देन इकोनॉमिकल, द इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, खर्चा कम से कम हो, तो यहां पर ये फोकस करना है कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करके पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम पर लाए, क्योंकि वो बिजनेस को फायदा दिलाता है। एंड लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि नॉर्मली जो ओनर्स होते हैं, बॉस होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार ये एम्प्लॉय साले पैसे मांगते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, और एम्प्लॉइज क्या सोचते हैं, वो बॉस को अपना दुश्मन समझते हैं कि साला मेहनत हम करते हैं, पैसे वो लोग कमा लेते हैं। तो यहां पर उन लोगों के बीच में एक मेंटल रिवॉल्यूशन कि भाई ये आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके ही है, एम्प्लॉइज के बिना आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तो एम्प्लॉय आपके लिए अच्छे हैं, और एम्प्लॉय को ये समझाएंगे कि भाई आपके बॉस की वजह से ही आपका घर चलता है भाई, आपको सैलरी मिलती है, तो वो बॉस आपके ही है। तो यहां पर चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ ओनर्स एंड वर्कर्स, क्लियर। तो यहां पर हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बाय FW टेलर वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद FW टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस की, वो भी हम देख लेते हैं। टेक्निक्स इसके चांसेस कम है, बट 3 से लेकर 5 मार्क के लिए शायद आ सकता है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो पहली है टाइम स्टडी, जिसमें क्या किया जाता है, डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम
रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वेल डिफाइंड टास्क। जैसे कि पीओएम के यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 30 मिनट्स। तो ये स्टैंडर्ड सेट किया। देन मोशन स्टडी मींस मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। और यहां पर क्या करना है? हो सके उतना मूवमेंट कम करवाना है, मतलब टाइम आने जाने में कम हो, ये देखना है। तो एलिमिनेटिंग मतलब रिमूविंग अननेसेसरी मूवमेंट इन द वर्क। और ये अननेसेसरी जो मूवमेंट है वो यहां पर वर्क मतलब यहां पर एम्प्लॉइज एंड मटेरियल दोनों का हो सके उतना कम से कम मूवमेंट होना चाहिए, ताकि वो मूवमेंट में टाइम वेस्ट कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। देन डिफरेंट वेज सिस्टम, डिफरेंट वेज रेट, मतलब जो ज्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा पैसा, ज्यादा रिवॉर्ड, जो कम काम कर रहे हैं उसके लिए कम रिवॉर्ड। तो efficient workers should get more wages whereas inefficient workers should get less wages। इसके ऊपर फोकस करता है। तो इससे क्या होता है? वर्कर इंस्पायर होते हैं कि हम और अच्छा काम करें, अच्छा काम करने वाले को अच्छे पैसे मिलते हैं, हम भी अच्छा काम करेंगे तो हम भी अच्छे पैसे मिलेंगे। क्लियर? बट ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है। तो ये क्रिटिसिज्म्स कौन से है? ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आपको 8 से 10 मार्क में ये काम लग सकता है। तो यहां पर क्या क्रिटिसिज्म्स है एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अगेंस्ट में? तो पहला है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क एंड इनिशिएटिव ऑफ द वर्कर्स। मतलब इंटरेस्ट काम में नहीं रहेगा और वर्कर कुछ अपने साइड से इनिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज वर्कर्स आर कंपेल्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेथड। देखो ऊपर हमने देखा कि क्या होता है, स्टैंडर्ड मेथड सेट की जाती है कि सबको यही तरीके से काम करना है। अभी कोई वर्कर ऐसा है कि उसको अपने हिसाब से काम करना है, बट नहीं, आपको कंपलसरी यही करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? वर्कर यार नहीं मजा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ये तो हम लोग सुपर रिवीजन हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बट समझ लो कि हम भी ट्रेडिशनल सिस्टम पे ही पढ़ रहे हैं कि मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ लूंगा, पैम्पलेट से देख के पढ़ लूंगा, कोई डिजिटल सिस्टम नहीं, कोई सुपर रिवीजन नहीं, पैम्पलेट में से मैं बोलूंगा, आपको सुनना है और 3-3 बार लिखना है। सर अभी इससे तो रट्टेबाजी हो रही है, उससे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ दिमाग पे प्रेशर बढ़ता है, जैसे 3 इडियट में कहा था। नहीं, पर जो भी करना है यही करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा स्टडी में। क्या यार ये दिमाग का दही हो रहा है। बट स्टूडेंट को अगर ऑप्शन मिलता है कि देखो आपके पास ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, आपको हमारे पैम्पलेट में से पढ़ना है तो पढ़ो, आपको जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो देखना है तो भी एप्लीकेशन से देख सकते हो, आपको क्लासरूम में जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो देखना है तो भी देख सकते हो, सुपर रिवीजन सेशंस भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। या आपको कोई और तरीका अच्छा लगे तो वो टेक्निक का इस्तेमाल करो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो आपको क्या मिला? फ्रीडम मिली। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है? नहीं, यही एक सिस्टम है जो कि फॉलो करनी है, तो वर्कर का इंटरेस्ट कम हो सकता है। देन मोनोटोनी, डलनेस, अभी एक का ही एक काम कंटिन्यूअसली करते रहना है तो क्या हो जाएगा? बोर हो जाएंगे यार, एक ही काम कितनी बार करते रहने का। तो वर्कर्स हैज टू परफॉर्म सेम जॉब अगेन एंड अगेन, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट को उसका एक ही काम दिया जाता है, तो एक ही काम बार बार करने से इंसान क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। लाइक आपको मैगी बहुत पसंद है, बट एक दिन 2 दिन अच्छी लगेगी, अभी सुबह शाम दिन रात पूरे हफ्ते सिर्फ मैगी ही खानी है तो आप भी उससे बोर हो जाओगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। देन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, देखो स्टैंडर्ड सेट किए गए कि आपको दिन में 8 घंटे तो काम करना है, ये काम इतने टाइम में खत्म करना ही है। जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई आपको 20 to 30 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर ही देना है, पर अभी सपोज कोई स्टूडेंट 20 या 30 मिनट्स में नहीं कर पाता है तो नहीं तो भी करना ही पड़ेगा, मतलब वर्कर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन होगा। स्टैंडर्ड सेट बाय मैनेजमेंट आर वेरी हाई एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एवरेज वर्कर, जो कि वर्कर के ऊपर क्या बढ़ा देता है? लोड बढ़ा देता है कि भाई हमको इतने ही टाइम में ये काम खत्म करना है, पर उतना टाइम में हम लोग वो काम खत्म नहीं कर पाते हैं तो लोड बढ़ सकता है। देन हैवी इन्वेस्टमेंट, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो बड़े बिजनेस अफोर्ड कर पाएंगे बट छोटे बिजनेस ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी। देन अनसुटेबल फॉर स्मॉल स्केल कंसर्न्स, जो कि यहां पर कहा कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो बड़े बड़े बिजनेस अफोर्ड कर सकते हैं, बट छोटे छोटे बिजनेस जो है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड डिस्टर्ब द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द रूटीन वर्क। देन हैवी बर्डन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू प्लानिंग डिपार्टमेंट, अभी देखो ऐसा कहा कि एक्सपर्ट लोग प्लान करेंगे और एम्प्लॉइज उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो एक्सपर्ट को रखना पड़ेगा। अभी एक्सपर्ट तो ऑब्वियस है अपना हैवी पैसा डिमांड करेंगे, तो यहां पर necessary to establish planning and controlling department which requires huge money, पैसा वो लोग ज्यादा मांगेंगे। देन लॉस ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन, अभी हम लोग जो कर रहे थे ट्रेडिशनल सिस्टम से वो बंद करो, हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पे काम करेंगे, तो ट्रेडिशनल सिस्टम से
डिजिटल सिस्टम पे, हाईटेक सिस्टम पे ट्रांसफर होना है, तो ऑब्वियस है ये रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे वेस्टेज जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, तो ये भी एक नुकसान है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़े टाइम नुकसान होगा या थोड़े टाइम डिस्टर्बेंस होगा, बट लाइफ टाइम के लिए अच्छा होगा। लाइक सास इंस्टीट्यूट डिजिटल सिस्टम से पढ़ा रहा है, तो उससे होता क्या है कि भाई हमने जब ये अप्लाई किया, चेंज किया, तो हो सकता है कि हमको थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्बेंस आया, बट उससे परमानेंटली स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। देन स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स क्या करते हैं, ने आगे देखा कि ज्यादा पैसा ज्यादा काम करने के लिए, जो वर्कर ज्यादा काम करते हैं उसके लिए, तो हर एक वर्कर क्या सोचेगा, मैं भी ज्यादा काम करूंगा, मतलब वो भी काम सही हो रहा है या गलत नहीं, बस फटाफट 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 खत्म करो तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो उसके चक्कर में वर्क स्पीड करते हैं, ताकि तो इससे क्या होता है, एक तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरे जो क्वालिटी है वो डाउन जाती है, क्योंकि हम लोग तेजी से सिर्फ काम खत्म करना चाहते हैं। तो यहां पर देखो, वर्कर्स हैव टू वर्क एट द स्पीड ऑफ मशीन विदाउट कंसीडरिंग देयर हेल्थ, तो उनकी हेल्थ को नुकसान, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा, एंड क्वालिटी भी डाउन जाती है। देन पैसिमिस्टिक व्यू, पैसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव व्यू ऑफ द एजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर, यहां पर ह्यूमन नेचर के बारे में नेगेटिव सोच है। क्या एज्यूम करता है कि वर्कर्स है ना वो लेजी होते हैं, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एज्यूम करें स्टूडेंट साले निकम्मे, लेजी, कुछ नहीं करते हैं, हमको ही सारी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं ये दूंगा वो दूंगा। अरे नहीं भाई, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट ये सोचता है कि वर्कर्स दिमाग नहीं लगाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, आपको ही वर्क करवाना होगा उनसे। तो यहां पर हमने सोचा क्या कि वर्कर्स काम नहीं करेंगे, तो ये क्या है, पैसिमिस्टिक नेगेटिव व्यू, जो कि नहीं होना चाहिए। वर्कर्स भी अच्छे ही है, हालांकि उसमें यह भी आया कि मेंटल रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करनी है, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में अच्छे रिलेशन बना दे। तो ये भी कहने के लिए है कि वर्कर्स लेजी है, दे मस्ट केप अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल, मतलब वर्कर्स को कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर में ही रखना पड़ेगा, वरना वो काम नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या सोचा कि वर्कर्स नहीं काम करते, लेजी है, आलसी है, तो ये एक नेगेटिव व्यू है। एंड इट एम्फसाइज ऑन वन बेस्ट वे ओनली, यहां पर क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड टाइम, ये सब डिसाइड कर दिया जाता है, मतलब यही मेथड से आपको ये काम करना है। बट सिर्फ यही मेथड अच्छी हो ऐसा थोड़ी जरूरी है, एक काम करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, बस यही एक मेथड अच्छी है, वही आपको फॉलो करनी है। मतलब ये दुनिया पित्तल की बेबी डॉल में सोने दी, ऐसा कि मैं ही अच्छा बाकी सब बुरे, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इट एम्फसाइज ऑन ओनली वन वे of performing any work and workers are compelled to work by that standard method, but the reality is there are various methods through which a work can be done. Clear? तो यहां पर ये हमारा important question, criticisms of scientific management, ये भी complete हुआ। And now my friends, last and very important question, contribution of Henry Fayol। देखो पहले हमने FW टेलर का देखा, अब यहां पर हेनरी फयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी है, ठीक है, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो आप इसका डिटेल वाला वीडियो भी सास ऐप से देख सकते हैं। यहां पर हर एक 14 प्रिंसिपल्स में क्या मेन चीज आनी चाहिए, मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। देखो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि क्या कहता है, जो वर्क है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हर एक एक्सपर्ट के लिए वो काम अलॉटकेट कर देना चाहिए। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड इंटरेस्ट, मतलब हर एक काम करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल की जरूरत होती है, और वो स्किल जिस एम्प्लॉय के अंदर हो उसको वो काम करने के लिए दे देना चाहिए। तो ये पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को अलग अलग एक्सपर्ट के बीच में डिवाइड कर देना है। देन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर ऑथोरिटी देनी चाहिए और ऑथोरिटी के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो two sides of the same coin, क्या, authorities and responsibilities। when a person is assigned responsibility then he must be given certain authority to complete that task, मतलब authority और responsibility दोनों एक दूसरे के proportion में होनी चाहिए। authority ज्यादा है, responsibility कम है तो भी प्रॉब्लम है, responsibility बहुत ज्यादा दे दी है बट वो काम करने की कोई authority नहीं दी है तो भी प्रॉब्लम। देखो ये जो चीजें मैंने कही ना, उसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये आंसर में खास आना चाहिए। देन डिसिप्लिन, मतलब discipline creates harmonious environment among the people and discipline can be established by certain kind of rules and regulation, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए। देखो 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे शार्प आ जाना है, वही टाइम पे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, 6 बजे से पहले नहीं जाना है, आपकी ब्रेक का टाइम यही रहेगा, आपको इस तरह से किसी के भी साथ बातें नहीं करनी है, किसी को भी इंसल्ट नहीं करना है, ये इस तरह से करना है वगैरह वगैरह, मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए जिससे कि लोगों के बीच के रिलेशन अच्छे रहेंगे और काम जो है वो स्मूथली चलता रहेगा। देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मतलब एक ही जगह कमांड रहेगा,
एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, मतलब हर एक सबॉर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि ये सबॉर्डिनेट को 5 लोग ऑर्डर देंगे तो वो बंदा किसका काम करेगा भाई? एक सबॉर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर, मतलब वो सबॉर्डिनेट को एक ही बंदा ऑर्डर देगा। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द ग्रुप एफर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लान और टास्क शुड बी डायरेक्टेड बाय अ सिंगल पर्सन, मतलब एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। देखो आपको इस तरह से काम करना है, वो डायरेक्टर मतलब मैनेजर वो गाइड करेगा। फिर 5 अलग अलग लोग बोलेंगे तू इधर जा, दूसरा बोलेगा भाई तू इधर जा, तीसरा उसी पर्सन को बोलेगा तू इधर जा। भाई किधर जाएगा भाई? डायरेक्शन के लिए एक ही डायरेक्शन, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही जगह से या एक ही पर्सन डायरेक्शन देगा। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहां पर हमको ऑर्गेनाइजेशन के गोल और हमारे इंडिविजुअल गोल दोनों क्लैश हो रहे हैं, तो हमको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब विराट कोहली का पर्सनल गोल है सेंचुरी मारने का, और उसके अगेंस्ट में थोड़ा है कि इंडिया की टीम जीते। अभी ऐसा है कि सपोज विराट कोहली सेंचुरी करने के लिए स्लोली खेलेगा तो इंडिया हार जाएगी, पर विराट कोहली की सेंचुरी हो जाएगी। तो यहां पर उसको क्या करना है, मेरी सेंचुरी अभी नहीं होगी तो चलेगा, मैं ट्राई करूंगा कि जोरदार शॉट्स मारूं, क्योंकि इंडिया को कम बॉल के अंदर बहुत ज्यादा रन बनाना है। तो यहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के गोल को फोकस करेगा और अपने गोल को, अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेगा। मतलब क्या करना है, गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रुप एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड इग्नोर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देन रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल, देखो एक आइडियल वेज सिस्टम होनी चाहिए, आइडियल पेमेंट ऑफ वेजेस मेक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स एंड एम्प्लॉइज एंड रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट। मतलब एम्प्लॉइज कम जॉब छोड़ के चले जाएंगे, जो हमने देखा कि अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और अच्छे वर्कर्स को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो देयर मस्ट बी अ गुड बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर सारी की सारी अथॉरिटी या पावर सेंट्रलाइज हुआ होगा, और कुछ चीजों के लिए डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, जिसको हम आगे देखेंगे एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देन स्केलर चेन, मतलब टॉप मैनेजमेंट से बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक एक चेन, एक लाइन में सारी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास होनी चाहिए। क्रिएटिंग अ स्केलर चेन फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देन ऑर्डर, तो देखो प्रॉपर अरेंजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एज वेल एज मैन पावर इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्सेज का और मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी का भी वेस्टेज हो रहा हो, तो भी अच्छी बात नहीं है। देन इक्वालिटी, सुपीरियर शुड बिहेव इन जस्ट एंड काइंड मैनर, मतलब न्यूट्रल, सबके लिए न्यूट्रल रहेंगे while obtaining work from their subordinates या while distributing work। मतलब ऐसा भाई इसको बहुत ज्यादा काम दो, इसको आराम करने के लिए बोलो, ऐसा नहीं। इक्वालिटी, वो सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो परमानेंट एंड स्टेबल एम्प्लॉइज आर द रियल असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो मेन चीज मैनेजमेंट शुड मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द प्रमोशन एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टेबल एंड परमानेंट एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज अपने यहां पर हो सके उतने लंबे टाइम तक रहे, वो जरूरी है। अगर एम्प्लॉइज बार बार जॉब छोड़ रहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के कोई एम्प्लॉइज रहेंगे ही नहीं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम वाली बात होगी। देन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। तो यहां पर देखो मैनेजमेंट शुड एनकरेज द एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव and to develop and carry out the plan for implementation। मतलब बस इसी तरह से काम करो, ऐसा नहीं। आप कुछ नए तरीके से करना चाहो, कर सकते हो तो करो, हम देखेंगे समझेंगे, अगर आपकी टेक्निक अच्छी लगेगी तो हम नेक्स्ट वो टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इनिशिएटिव के लिए, कुछ नया करने के लिए एनकरेज करना है एम्प्लॉइज को। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरिट दे कोप्स, मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, हम सब एक है। जो हमने ऊपर भी देखा ना कि ओनर्स और वर्कर्स एक दूसरे को अपने दुश्मन समझे, ऐसा नहीं, सब लोगों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। हार्मनी ऑफ ग्रुप और फीलिंग ऑफ वननेस, ओनर्स एंड एम्प्लॉइज के बीच में भी और एम्प्लॉइज के अंदर अंदर में भी, मतलब एम्प्लॉइज के अंदर अंदर टसल हो, एक दूसरे के दुश्मन समझते हो, ऐसे नहीं। सब लोगों के बीच में यूनिटी ऑफ कमांड, एकता, यूनिटी, ये मेंटेन होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों इस सेशन में हमने हमारे यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, जो कि तकरीबन 30 मिनट के अंदर हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है।
अब जो नेक्स्ट सेशन है वो आपको एक्सक्लूसिवली साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, जहां पर यूनिट 1 के सेकंड एंड ऑनवर्ड सारे चैप्टर उसी सेशन में लिए हैं और आगे यूनिट 2, 3, 4 सभी के सुपर रिवीजन सेशंस आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे मिलेंगे। उसी तरह से सभी सब्जेक्ट के भी आपको सुपर रिवीजन सेशंस मिलेंगे। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही साहस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करें, जहां पर लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज मी भाविन साइनिंग ऑफ। एंड दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।